आर कैसे लिखते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आर होगा। अगर इसमें गलती कर दोगे ना तो जो ऑप्शन है इसमें माइनस प्लस वाला, वहां पे गलती हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर आर लिखने में गलती करोगे तो उसने देखो ऑप्शन दिया हुआ है 10 जूल, -10 जूल, फिर -40 जूल और +40 जूल। अगर इसमें लिखने में गलती करोगे फिर इसमें से गलत ऑप्शन टिक कर दोगे। हो गया क्लियर है? पास नंबर। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना? डॉट में कुछ नहीं करना होता, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर 6 और नंबर 2 जो है वो सेम टू सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अगर नंबर 2 हुआ होगा तो नंबर 6 भी हुआ होगा। नेक्स्ट है acceleration due to gravity at earth surface is इतना the value of acceleration due to gravity at the surface of a planet of mass 1/5 of earth and radius 1। ये हुआ। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? G equals to √/gm/re²। ठीक है, तो इसमें कंपेयर ये G के लिए हो जाएगा, दूसरा जो प्लेनेट है उसके लिए उसका मास आएगा m/r। इन दोनों का रेशियो ले लो तो मास का रिलेशन मिलेगा और r का रिलेशन मिलेगा। सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 7th करो। 7th हुआ? अच्छा 7th कर लिया। 8th, ये स्प्लिटिंग वाला सिचुएशन था। स्प्लिटिंग वाला कैसे करेंगे? कह रहे हैं मैक्सिमम कब होगा? जब 1:2 के रेशियो में ब्रेक होगा तब। अच्छा m/m पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सो 9th हुआ। 9th करे हो? रिंग के चलते मैंने पोटेंशियल निकालना बताया था सेंटर पे। किसी भी रिंग के चलते या सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है वो निकालते हैं, ठीक है ना? और उसमें m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या दे देगा? वो दे देगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और अगर किसी भी सिस्टम को ब्रेक करना है तो उतना एनर्जी दे दोगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें ये पूछना है कि पार्टिकल को हम सेंटर से उठा करके कहां तक ले जा रहे हैं? इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी पे यू की वैल्यू कितनी होगी? 0। और जब सेंटर पे रखोगे तो यू की वैल्यू कुछ आएगी यू आई। जो डिफरेंस होगा दोनों का वही वर्क डन होगा, ठीक है ना? तो अगर पोटेंशियल पता है किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग के चलते पोटेंशियल अगर तुमको पता है, उसके सेंटर पे मास जो रखा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो उस पॉइंट का एनर्जी दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी। और जहां तक मुझे हल्का फुल्का याद है मैंने सेंटर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए करवाया हुआ है पोटेंशियल। 8 का आंसर नहीं आ रहा। चलो देख लेते हैं। मास m is split into 2 parts। देखो फोर्स को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। फोर्स होगा क्या? m इंटू m-m डिवाइडेड बाई r²। ये फोर्स है और इसको मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमम तब होगा ना जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैंने बोला था कि जब ब्रेक करोगे तो एक मास अगर m बन रहा है, दूसरा मास m-m बन रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कर रहे थे ना, 10 को ब्रेक कर रहे थे, तो मैक्सिमाइज ये कब होगा? जब 5 और 5 में ब्रेक करोगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम करना है m इंटू m-1 इसका, ये m इंटू m-m का, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी m बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 2m कितना हो जाएगा? सो m बाई कैपिटल स्मॉल m बाई कैपिटल m को पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगा? 1/2। 10th बाइंडिंग एनर्जी कौन सा? 10th करे हो? सर फर्स्ट वाला। 10th का फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सर सेकंड वाला होगा सर। नीचे 2 कहां से आ रहा है तुम्हारा? GMEM भाई। जो भी बाइंडिंग एनर्जी होता है ना वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल माइनस टोटल एनर्जी। माइनस टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना होगा? देखो तो तुम याद करके रखी ना, वो है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जो तुमने याद करके रखा वो क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होता है GMEM/2r। यहाँ पे बस नॉर्मल एक मास रखा हुआ है स्मॉल m
और यहाँ अर्थ रखा हुआ है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा ना, उसका पॉजिटिव टर्म क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी होगा। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, अगर सेंटर पे या सरफेस पे रखा होता ये मास, तो G_m_e_m डिवाइडेड बाई R, ये माइनस में है, ये इसका पोटेंशियल है। और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी, तो ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव करोगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? वो जो तुमने करा है ना वो भी ठीक है, लेकिन वो जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो है अर्थ सैटेलाइट सिस्टम का, वो अर्थ मास का नहीं है। अगर यहाँ पे सैटेलाइट ऐसे देता रहता अर्थ सैटेलाइट सिस्टम, तो ऑप्शन कौन सा होता, फर्स्ट होता, क्योंकि उसके लिए टोटल एनर्जी G_m_e_m/2r होता है। क्लियर है? चलो 11 देखो, सर वो एक आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सेकंड वाला। सेकंड किसका, 11th का? हाँ सर। A body of mass m is taken from surface of earth to a height at the change in potential energy। ये करे हो ना, इसमें गलती, इसमें भी गलती हो रहा है क्या कुछ? पोटेंशियल एनर्जी 0.1 पे निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी 0.2 पे निकाल लो, इससे सॉल्व नहीं करोगे। ये जो फॉर्मूला है ना mgh वाला, इससे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कितना ऊपर ले जा रहा है R/5। ये तब करते हैं ना जब g कांस्टेंट होता है, और जब हाइट ये वाला डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो g वेरी करने लगेगा। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.1 का पोटेंशियल निकालेंगे। 0.1 कहाँ पे था, 0.1 है तुम्हारा सरफेस पे, तो सरफेस पे निकाल लो। 0.2 पे पोटेंशियल निकालोगे, और 0.2 कहाँ है, R/5 एबव है, तो यहाँ का पोटेंशियल फिर यहाँ का पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तब यूज करते हैं ना जब इस हाइट की वैल्यू रेडियस से बहुत ही छोटा हो। आ रही बात समझ में? इसलिए इसमें 1 और 2 में तुम लोग गलती कर रहे होगे, बाकी और इसमें कुछ गलती करने का चांस है नहीं। 12th में कोई दिक्कत? द रेशियो ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी इज P, रेडियस दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, देन द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी। कर लोगे ना ये? 13, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन, ये कोई सवाल है? 14th, a body of mass 10 kg is taken to the center of earth, the weight कितना होगा, सेंटर पे वेट कितना होगा, 0। ठीक है। 15, if 3 particles each of mass m are placed at the corner of equivalent potential energy of the system and the work done is thus, ये क्लास में करवाया वो सवाल है, ग्रेविटेशनल में नहीं थी। पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना तुम लोग को, हल्का हल्का, पूरा एकदम साफ तो नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। देखो किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, स्फीयर का एनर्जी, स्फीयर का एनर्जी और स्फीयर का एनर्जी। तो ये जो दोनों पेयर है, इसका एनर्जी अगर ये डिस्टेंस a है तो u कितना हो जाएगा, -gm² डिवाइडेड बाई a। ये एक के लिए हुआ तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 के लिए हो गया। आ रही बात समझ में? अब इसी को क्या बोलना ना कि इसका जो साइड है वो a से कितना कर दिया, 2a कर दिया। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी ui है, ये uf कितना हो जाएगा, -3gm² डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2a। तो तुमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फाइनल, ये इनिशियल, वर्क डन आ जाएगा। 11th कौन सा है 11th? चलो सरफेस पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, क्यू सरफेस कितना होगा, -gm डिवाइडेड बाई r, ये होगा। और अगर r/6 पे जा रहे हो तो दिस विल बी g, r/5 है, हाँ तो r/5 लिख दो। r/5 पे कितना होगा,
r प्लस r बाई 5, सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। और ये जो r बाई 5 है ये कहाँ से दिया हुआ है, सरफेस से दिया हुआ है, तो ये वाली चीज, यही गलती होती है, यहाँ माइनस है, तो GMM डिवाइडेड बाई ये ऊपर 5 नीचे 6r। ठीक है, अब आ जाएगा द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था, डिफरेंस निकाल लो। क्या हो गया 16। If the earth rotates faster than its present speed, the weight of the object will be। सोचो क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ जाए तो वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले सोचेंगे जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी का इफेक्ट मैंने बताया था ओमेगा के साथ, बताया था ना। तो अगर जी का ओमेगा के साथ इफेक्ट है तो एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ओमेगा बढ़ाते हैं तो ओमेगा बढ़ाते हैं तो जी बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो मास क्या होगा, फॉर्मूला था ना जी इक्वल टू जी डैश, या जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और समथिंग कॉस वाला टर्म था। तो अगर ओमेगा को इंक्रीज करोगे, ओमेगा अगर इंक्रीज होता है तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो वेट क्या होगा, घटेगा। क्लियर। और पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे ओमेगा का इफेक्ट आता है, नहीं आता, ठीक है ना। तो पोल्स पे ओमेगा का इफेक्ट नहीं आएगा, जी अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये जो cos 5 वाला टर्म है ना, या समथिंग cos स्क्वायर 5 होता है, तो 5 कितना हो जाता है 90 डिग्री एट पोल्स, तो ये वाला टर्म ऐसे ही चला जाएगा। पोल्स पे जी की वैल्यू ओमेगा के साथ चेंज नहीं करती है। 17 two identical sphere each of radius r are placed with their center at a distance nr। 17 इधर ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है या फिर ब्लर नहीं, ब्लर ब्लर 17। करना है 17। यस सर। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों का जो रेडियस है r है, और कह रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है प्लेस्ड विथ देयर सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ nr। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस nr दिया हुआ है, और जो n है वो ग्रेटर देन 2 है, होना भी चाहिए, जैसे ऐड करोगे मतलब इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, सटे हुए नहीं है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम अंटिल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो जो भी तुम्हारा फोर्स है, फोर्स इनके बीच में कितना लगेगा, GM स्क्वायर बाई NR स्क्वायर। The gravitational force between them will proportional to। इसका वो F R स्क्वायर नहीं आ रहा है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर कितना दिया 4, तो इसको डेंसिटी में चेंज कर लो, डेंसिटी में चेंज कर लोगे ना हो जाएगा। आइडेंटिकल स्फीयर का मास तो सेम कर सकते हैं, डेंसिटी में करके देख लो इसको। अगर इसको डेंसिटी में चेंज करोगे, मास को डेंसिटी में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, रो इंटू वी रखोगे 6 होगा ऊपर, और नीचे R स्क्वायर है तो वो चेंज हो जाएगा। हो गया सर 32 नंबर थोड़ा डाउट है। सीधे 32, इधर 80 18 19 20 कुछ नहीं है। तो वो सब कर लिए। अच्छा रुक, जब बाकी लोगों को पहुंचने दो, 32 करके ही चलेंगे। इधर बोलो 18। क्या देखो क्या हो रहा है ना कि इसमें क्यों सोच रहे हैं आर के टर्म में, आर के टर्म में इसलिए सोच रहे हैं ना कि
ये जो डिस्टेंस है ना, ये किसके टर्म में दिया हुआ है? आर के टर्म में दिया हुआ है। और इनका जो रेडियस है वो भी किसके टर्म में दिया हुआ है? आर। तो हम जो फंक्शन बनाएंगे ना, फंक्शन बनाएंगे उसको जहां जहां आर होगा उसको निकाल के बाहर लाएंगे। तो आर और कहाँ हो सकता है? इस मास में हो सकता है। तो मास से खींच लेंगे क्योंकि वॉल्यूम में आर लगा हुआ है, तो उसको खींच के जो चेंज आता है ना, चेंज में होता क्या है कि जहां जहां उस कौन जो भी वेरिएबल है, ये जो आर वेरिएबल है, जैसे यहाँ आर का चेंज पूछ रहा है, तो जिस जिस चीज में इंक्लूड होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो चेंज करवा देगा। आ रही बात समझ में? तो पहले वहां से खींच करके बाहर निकालेंगे। तो एम में आर छुपा हुआ है, आर को बाहर निकाले तब जाकर के रेशियो पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 18 हो गया तुमसे? 18 में कोई दिक्कत? 19, 20, 21, 27 पे चले। 27 तो बताया हुआ है कि मैक्सिमम फोर्स कब होता है, आर बाई रूट 2 पे, ये रट लो। 23 आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम फोर्स होता है रिंग के लिए। ये शायद नोट में भी मैंने लिखाया था कि कोई भी अगर रिंग होगा उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ग्राफ भी पूछता है। तो ये जो वैल्यू होती है मैक्सिमम फोर्स होता है, यहाँ पे आर बाई रूट 2 होता है, इधर माइनस आर बाई रूट 2 होता है। 23 वेलोसिटी दिया हुआ है व्हेन इट एस्केप द ग्रेविटी, if the velocity of a particle when it escape the gravitational field of earth is 0, then find out the velocity of particle by which it is projected from the distance 7r from the earth. वही एनर्जी कंजर्वेशन करना। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, फिर कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होती है? पूरा जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जब इनफिनाइट पे जाता है ये वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0। तो हमसे कब का पूछ रहा है? जब डिस्टेंस कितना हो? 0 नहीं, फाइंड आवर 7r हो। 7r का फ्रॉम सरफेस मतलब सेंटर से कितना होगा? 8r का होगा। तो यहाँ का जो भी एनर्जी है वो और यहाँ का जो भी एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा हाफ mv² प्लस इसका कुछ पोटेंशियल होगा p, ये एनर्जी और यहाँ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर करेंगे तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये सरफेस से 7r दिया हुआ है। हमेशा हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं? सेंटर से। तो r 8 हो जाएगा तो 8r हो जाएगा। 26. 26 the distance of center of moon and earth is d, the mass of earth is 81 times the mass of moon, the distance from the center of earth, gravitational force 0 कहा होगा। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ? d दिया हुआ। और अगर इसका मास m है तो इसका मास कितना होगा? m बाई 81। मान लो ये एक पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है? फोर्स 0 है। ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। तो यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ही निकाल सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर इस पॉइंट पे निकालोगे अर्थ के चलते तो कितना आएगा? gm बाई x²। ये बराबर किसके हो जाए? gm बाई 81 t माइनस x²। इसी को बराबर कर दो क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है। तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, तो या कोई भी पॉइंट मास रखो या कोई भी मास रखो, इस पे फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करना हो जाएगा। और कौन सा? 27 हो गया। 28 में नहीं किसी को दिक्कत है? 29 30 ये भी एनर्जी कंजर्वेशन ही है। वेलोसिटी दिया हुआ है
देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अगेन यहाँ से जो सरफेस ऑफ अर्थ से फेंक रहा है और सरफेस से मेजर करना है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, जो आंसर होना चाहिए ना उसमें से आर ही घटा लोगे। आ रही बात समझ में? इस ये इधर से बड़े गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि सरफेस और सेंटर में परेशान रहते हैं कि कब सरफेस होगा कब सेंटर होगा। जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना उसमें कभी भी डिस्टेंस सरफेस से नहीं रखते हैं। जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, भले वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी हो, फोर्स हो, फील्ड हो, कुछ भी कैलकुलेशन जब करेंगे तो उसमें ध्यान का रखेंगे कि जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से। अगर सरफेस से दिया हुआ तो उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो तुम्हारा आंसर होगा ना, आउटपुट आंसर होगा, जो कैलकुलेट करोगे जो आउटपुट आंसर होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, सेंटर से होगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम हमने सारा चीज जो रखा वो किसके अकॉर्डिंग रखा, सेंटर के अकॉर्डिंग रखा, तो जो आंसर आएगा वो सेंटर के अकॉर्डिंग आएगा। तो सवाल में थोड़ा सा पॉज लेकर के देख लेना कि कहाँ से पूछ रहा है, सेंटर से पूछ रहा है कि सरफेस से। आजकल एक वो एक ऐड आता है ना गूगल पे का, जल्दी करता हूँ जल्दीबाजी में नहीं, तो वही वाला, फास्ट करो लेकिन करने से पहले, चेक करने से पहले क्या कर लिया करो, आंसर टिक करने पहले थोड़ा सा पॉज लेकर के सोच लो क्या सोच, हाँ सावधानी के साथ कि सेंटर से पूछ रहा है कि कहाँ से पूछ रहा है, सरफेस से पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ठीक। और इसमें कुछ है नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन है इस सवाल में। जो तुमने पूछा उसमें क्या है, बस एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, लेकिन तुमने गलती क्या करा होगा, सेंटर से रख दिया होगा। और ये एग्जाम वाले बड़े होशियार, उनको पता होता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं। ये ऑप्शन दिया है ना 3R 2RE है। चलो तो आपने सॉल्व करा होगा, 3RE आया होगा, उसमें से RE हटा देंगे। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फील्ड शायद खत्म, ग्रेविटेशनल जो भी था वो, यहाँ तक 30 सवाल थे, खत्म हो गया। अब शुरू होगा क्या, डायमेंशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकाल पाओगे ना डायमेंशन, फॉर्मूला कहा पहले याद रखोगे, विस्कोसिटी आता कहाँ है, विस्कोसिटी अब तो बहुत जगह तुमने देखा होगा, या तो स्टोक्स लॉ के फॉर्मूला में, या फिर स्टोक्स लॉ और एक और फॉर्मूला था यहाँ, टॉ इक्वल्स टू, इधर भी तो है विस्कोसिटी, तो इधर ये क्या है, पास्कल होता है इसका, और इसके लिए यू वेलोसिटी है, और ये क्या है, ये डिस्टेंस है। तो म्यू निकालना है तुमको, या तो इधर से निकाल लो या तो फिर स्टोक्स लॉ के फॉर्मूला से निकाल लो। 32 टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो डायरेक्ट लॉ ही है, स्टोक्स लॉ बोलता है ना कि रेडियस का क्या होता है, डायरेक्टली या इनवर्सली। 33 33 की 32 हो गया ना, हाँ 33 हो गया, नहीं सर। 33 नहीं हुआ। चलो देखते हैं। A thick uniform rubber rope of density this, Young's modulus and length this, when hung from a ceiling of a room increases length the rope due to its own weight. चलो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, जो भी हम फॉर्मूला रट के रखे हैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला एफ एल बाई ए बाई, ये होता है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फोर्स जब एक्सटर्नल लगता है तब होता है, ये फॉर्मूला कब होता है, जब फोर्स एक्सटर्नल है तब। जैसे सेल्फ वेट की बात आती है ना, तो इधर चुपके से 2 मल्टीप्लाई कर नीचे में, आ रही बात समझ में। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, इतना एफ एल बाई ए वाई, और जहाँ पे ये फोर्स था ना, ये फोर्स एक्सटर्नल था, मतलब अगर ये स्ट्रिंग है इसमें फोर्स एफ नीचे यहाँ बॉटम पे लग रहा है, जैसे ये फोर्स सेल्फ वेट के चलते लगने लगता है ना, तो एफ चेंज हो जाता है किसमें, एम जी में, और जब एम जी चेंज होता है तो अपने साथ क्या लाता है, 2 साथ लाता है, 2 नीचे ला के डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे या चेंज या फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ निकालेंगे सेल्फ वेट के चलते, तो एम जी एल बाई 2 AY रखेंगे। क्लियर है? अब इस फॉर्मूला को यूज करोगे, जो भी तुमसे पूछ रहा है वेट ही पूछ रहा था, अच्छा इंक्रीज इन लेंथ पूछ रहा था, वेट दिया हुआ है तो पुट करोगे आ जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। 34
कुछ देर बाद रेस्ट में आ जाता है, किसके चलते? विस्कोसिटी के चलते, क्योंकि एक बार घुमा के छोड़ दोगे तो एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या लगाने लगेगा? फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, तो उसके चलते क्या होगा, कुछ देर बाद रुक जाएगा। 35 35 में किसी को दिक्कत? किसी ने सीधे जंप करके कुछ पूछा था ना? 32 पूछा था, 32 हाँ सर। 32 हो गया। पूछा था तुमने। हाँ सर। स्टोक्स लॉ एक बार फिर से पढ़ लेना बढ़िया से। 35, a small sphere of volume v falling in a viscous fluid acquires a terminal velocity vt. The terminal velocity of the sphere of 8 volume जब 8v हो जाए तो विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? वॉल्यूम से विस्कोसिटी पे असर पड़ता है, सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी पे असर पड़ता है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए क्या करना है हमें? रेडियस इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? तो अगर वॉल्यूम 8 टाइम से बढ़ रहा है तो रेडियस कितने टाइम से बढ़ा होगा? 2 टाइम से। अरे क्योंकि वॉल्यूम अगर 8 टाइम से बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर क्यूब। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम 8 टाइम से बढ़ रहा है तो आर कितने से बढ़ा होगा? 2 टाइम से। और तुमको पता है कि जो भी तुम्हारा वीटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे तो कितना टाइम से हो जाएगा? 4 टाइम से। तो जो 4 वाला ऑप्शन होगा टिक कर दो। टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद रखना, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इस इधर से स्टोक्स लॉ से ऐसे डायरेक्ट तुमसे नहीं पूछता है कि बताओ ये सारी चीजें दे दिया, एन वी आर ये सब दे करके मल्टीप्लीकेशन जनरली करवाते हैं ना, वो सीधे रिलेशन ही पूछता है कि अगर रेडियस को 2 टाइम से बढ़ा है, विस्कोसिटी को 2 टाइम से बढ़ा है, तो जो भी चेंज होगा वो कैसे होगा? जैसे ये 35 था। 36, सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप। सरफेस टेंशन दिया है, व्हाट इज द वर्क डन इन ब्लोइंग। अगर सोप को उड़ा रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो कितने का वर्क डन करना पड़ेगा? ये हो जाएगा ना। पहले कुछ सरफेस एरिया था, बाद में उसको कितना कर दिए? 0 कर दिए। तो उड़ाने में जो वर्क डन लगेगा वो कितने का लगेगा? पहले सरफेस एरिया जो होगा वो बाहर वाला सरफेस एरिया भी आएगा और इन साइड वाला भी सरफेस एरिया आएगा। तो बाहर वाला सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, फिर इन साइड वाला सरफेस एरिया, अच्छा कुछ लोग को हवा ही नहीं लग रहा वर्क डन। एक, हाँ एक फॉर्मूला था ना कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन को के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन बाय चेंज इन एरिया या एरिया। ठीक है, तो वर्क डन कैसे करेंगे? वर्क डन उसको ब्लो करने में कर रहे हैं, तो जो एरिया चेंज होगा वो इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले बबल था, अभी बबल नहीं है, तो अभी कितना एरिया होगा? नहीं, पहले बबल था तो एरिया कितना होगा? 8 पाई r स्क्वायर। अभी बबल नहीं है तो एरिया कितना होगा? 0। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ? जो पहले था उसमें सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कहा कंफ्यूज होता था ना, 4 ले या 8 ले। तो बबल के कितने सरफेस होंगे? 2, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर ड्रॉप होता तो एक होता बस बाहर की तरफ। 37, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, किसका प्रॉपर्टी है? सॉलिड का या लिक्विड का, मटेरियल का या मटेरियल किसका? किस पे डिपेंड करता है? सॉलिड के मटेरियल पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिए थे ग्लास एंड वाटर, एंगल कितना होता है कॉन्टेक्ट एंगल? नहीं पता? हाँ वही उसी के आसपास 20 के आसपास होता है, 16 to 20 से याद रखने की जरूरत नहीं है, वो देगा एग्जाम। और मरकरी और ग्लास के बीच में कितना होता है? 135। 90 कौन बोल रहा है? ऐसे कुछ भी बोल दे रहा है। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही। कितना बच गया? कितना टाइम हो गया? 5 हो रहा है, एक आध और कर सकते हैं। 45 कर दे सीधे, 42 भी कर दे। पहले 38 में बोलो जल्दी से। 38 में किसी को दिक्कत? 38 में ये बताए थे क्या कांस्टेंट होता है? एच आर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना।
ये प्रॉपर्टी है कि एच रिड्यूस करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा। और कौन सा 39 हुआ, 39 स्लोप क्या देता है, स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, यंग मॉडुलस। ठीक है, अब यंग मॉडुलस जिसका ज्यादा उसका इलास्टिसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना। हाँ स्ट्रेन स्ट्रेस का दिया हुआ वही सेम चीज है, बस 1/गामा के टर्म में होगा या गामा के टर्म में होगा। ये 40 हुआ, चलो तो फिर खत्म ही कर देते हैं। 41 हुआ, यस सर। 42 नहीं सर। 42 नहीं हुआ है। अरे ये विस्कोसिटी पूछ रहा है तुमसे, ये सॉरी ये टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है। 4 आ रहा है। अरे पहले सवाल तो पढ़ लिया करो कि पूछ क्या रहा है। अरे ऑप्शन देख के छोड़ दिया, बताओ। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए मेटालिक बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन अ टैंक, ठीक है, एट इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 1/2। ये जो एक्सेलरेशन इसका हो रहा है ना, वो इसकी वैल्यू कितनी है, g/2 है। तो इस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैलकुलेट कर लो। फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं इस पे, एक तो इस पे mg फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स और नीचे की तरफ mg फोर्स, ठीक है। और Fb माइनस mg जो होगा दैट विल बी mg/2। यही सॉल्व करना है ना, तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चलेगा, अरे इधर से ही करके तो वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग निकाले थे। जब टर्मिनल वेलोसिटी के सिचुएशन में क्या होता है कि ये वैल्यू बराबर हो जाता है, और विस्कोसिटी भी होता है ना, ऊपर की तरफ विस्कोसिटी भी लगेगा, तो विस्कोसिटी भी Fb, तो ऊपर Fb लग रहा होगा, इसी को इक्वेट करना। Fb की वैल्यू कितनी होती है, हाँ स्टोक्स लॉ। अब ऑप्शन देख के परेशान हो जा रहे हो, बताओ। अरे कुछ नहीं, ये इधर जाता ना इधर, तो पहले जो तुम्हारा इक्वेशन था ना Fb प्लस वो mg/2 था, किसके लिए, सॉरी mg था, जब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकालते थे। और अभी क्या है, Fb माइनस सॉरी Fb प्लस mg जो है वो ये mg/2 हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना हो गया, g/2 हो गया। यही तो करना था, ये इधर जाएगा, सॉरी ऐड होगा, 3mg/2 हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दो 6 पाई और rv, ये वेलोसिटी निकाला, mg ये कितना होगा, Fb कितना होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, हाँ तो वो पुट कर लेना, और ये मास के टर्म में पुट कर लेना, उधर ले जाकर घटा दोगे आंसर आ जाएगा। कर लोगे अब, ये और सिंप्लीफाई कर दे। ये 1D मोशन है यार, 1D मोशन का सवाल नहीं हो रहा, ये ऑप्शन देख के सर डर गए। ऑप्शन देख के इसलिए डर गए ना, क्योंकि जब उसका डेरिवेशन करवा रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी का, फिर ध्यान नहीं दोगे उस टाइम, नहीं दिए थे ना। अरे आसान आसान आता है, तुम लोग परेशान हो जाते हो कि सर ऑप्शन डरावना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पेपर का प्रिंटिंग बेकार है। चलो 43 हुआ, 43 में किसी को डाउट, 44 45 44 में डाउट है, नहीं है। 45 में a wire can be broken by applying a load of इतना, the force required to break, अगर डायमीटर, अरे देखो हो क्या रहा है ना, कि यहाँ से कैलकुलेट कर लो कितना सिग्मा पे ब्रेक हो रहा है, मतलब जो सिग्मा है ना, सिग्मा कहने का मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस कहने का मतलब है ये इतना इंटरनल रेसिस्टेंस दे सकता है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, वो कितना इंटरनल स्ट्रेस दे रहा है। अगर इंटरनल स्ट्रेस की वैल्यू, कोई भी जब अपोज करता है तो उसकी कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होती है,
ठीक है ना, जैसे धागा को बांध के रखे हुए हैं, खींचते एक पॉइंट आता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि जो उसके अंदर रेसिस्टेंस की कैपेसिटी थी ना वो खत्म हो गई, और रेसिस्टेंस की कैपेसिटी बताता कौन है? स्ट्रेस। तो निकालेंगे कि स्ट्रेस कितना तक वो बियर कर पा रहा है, तो उसी के लिए दिया हुआ है कंडीशन, क्या बोल रहा है कि वायर कैन बी, जब लोड अप्लाई करो कितना 20, उसका कुछ एरिया होगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है कि एरिया अगर वायर का डायमीटर ट्वाइस कर दे तो कितना लोड के लिए टूटेगा? डायमीटर अगर ट्वाइस करोगे तो एरिया कितने से बढ़ेगा? 4 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, जैसे इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर एफ फोर्स लगा, इधर एफ फोर्स लगा, और इधर स्ट्रेस जनरेट होगा उसके चलते हर हर क्रॉस सेक्शन पे। अगर उस स्ट्रेस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज हो जाती है, उसको परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं। अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस दे दोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, कि हर चीज का अपना कैपेसिटी है। तो वो जिस कैपेसिटी पे टूटता है ना उसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। इसका कुछ एरिया होगा। तो परमिसिबल स्ट्रेस निकलता कैसे है? मैक्सिमम लोड जो अप्लाई कर सकते हैं डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा परमिसिबल अगर निकाल रहे हो ना, तो दैट विल बी एफ मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एरिया। तो इस सवाल में दिया हुआ कि मैक्सिमम लोड हम कितना अप्लाई कर सकते हैं? जब क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो 20 अप्लाई कर सकते हैं, यानी 20 डिवाइडेड बाई ए। अब ये परमिसिबल जो है ना, सिग्मा परमिसिबल, ये डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी है ये मटेरियल का, तो ये कांस्टेंट रहेगा। अब पूछ रहा है ना कि अगर इस एरिया को हमने क्या करा, ट्वाइस नहीं, डायमीटर ट्वाइस करा, तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तब कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो? तो उसके लिए फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4a। डायमीटर ट्वाइस कर रहे हैं तो एरिया 4a हो जाएगा, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. ठीक है, पूछ लो।